हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को भी, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी ये क्या है, हमारे सिस्टम का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। यानी ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कुछ लाना ले जाना है बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसे ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें क्या क्या होते हैं, इट कॉम्प्राइजेज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। इसमें इंक्लूड है ब्लड, हार्ट, ब्लड वेजल्स। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन है, यानी किस किस से वो कंसिस्ट है, ठीक है। तो उसमें ब्लड है, हार्ट है एंड ब्लड वेजल्स है। ये तीनों मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फॉर्म करता है। The system supplies nutrient to and remove waste product from various tissue of body। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को देता है, सप्लाई करता है, और वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें वो रिमूव कर लेता है, ठीक है। हमारे बॉडी के टिश्यूज से वेस्ट प्रोडक्ट को ले लेगा, ठीक है, उसे रिमूव कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हमारे बॉडी के टिश्यूज को। अब दी कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। तो इसका मीडियम, यानी कोई भी मीडियम चाहिए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो, ठीक है। हम लोग कोई यहाँ से अगर हम लोग कोई घर से भी कोई सामान अगर भेजते हैं तो वो भी एक मीडियम के थ्रू जाता है, यानी गाड़ी के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी तो कोई एक जरिया चाहिए ना, तो वो है हमारा ब्लड। ब्लड के थ्रू ही क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो सप्लाई होता है एक ट्यूबुलर सिस्टम में, ठीक है। ब्लड वेजल्स जिसे कहेंगे, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के भी बारे में इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में हार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और जो हार्मोन है, जो कि कहाँ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। वो डक्टलेस ग्लैंड होता है एंडोक्राइन, तो वहाँ पे हार्मोन सिक्रेट होगा। तो हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट हैं, ठीक है, उन सबको ये वेस्ट करेगा हमारे बॉडी के टिश्यूज से। गैसियस एक्सचेंज, यानी जो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेजल्स में कैपिलरी आएंगे, वो वेन और आर्टरी को क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी ब्लड में क्या होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, ये सब होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ब्लड वेजल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड। तो ब्लड वेजल क्या करते हैं कि उनका काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। वो क्या करते हैं, कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, और न्यूट्रिएंट और वेस्ट को भी कैरी करते हैं, ठीक है। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेजल। इसका ब्लड वेजल के थ्रू ही ना पंप होगा ब्लड, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है कि अपने ब्लड वेजल्स, यानी आर्टरी, वेन, ये सब के थ्रू क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कंपोनेंट को देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक मेनली हम लोग को देखना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स। यही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, यानी उसके घटक हैं, कंपोनेंट हैं। तो हम लोग ब्लड, पहला हम लोग का क्या है, ब्लड। ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट है। तो ब्लड में क्या है कि ये क्या है, हमारे बॉडी का फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट और जितने भी हार्मोन्स वगैरह प्रोडक्ट हैं वो सब। तो ये क्या है, द ब्लड में हमारा ब्लड सेल्स होंगे और प्लाज्मा होगा। तो जो ब्लड है वो कैसे, मतलब उसका भी तो कंपोनेंट होगा ना, तो उसका कंपोनेंट है ब्लड सेल्स और हमारा प्लाज्मा। ब्लड का अगर फ्लूइड पोर्शन पूछता है तो उसका हम लोग को आंसर देना है प्लाज्मा, ठीक है। ये हमारे ब्लड में 55% होता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड सेल्स के नाम, जिसमें फर्स्ट है इराइथ्रोसाइट, सेकेंड ल्यूकोसाइट एंड थर्ड है थ्रोम्बोसाइट। तो इराइथ्रोसाइट को हम लोग आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स। तो इसके दोनों नामों को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट है,
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट क्या है? तो हार्ट इज अ फोर चैम्बर यानी 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स हैं। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट। क्या है ये? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन यानी मस्कुलर ऑर्गन है। किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। ये हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने हाथ में मतलब मुट्ठी बनाते हैं तो उस मुट्ठी के बराबर ये होता है, फिस्ट के बराबर। ठीक है, लोकेशन क्या है? तो ये हमारे डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस यानी ऊपर है, डायफ्राम से ऊपर, मिड लाइन के लेफ्ट में, यानी लेफ्ट में 2/3 यानी 2/3 हिस्सा हार्ट का हमारे लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। अब क्या है? एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। आगे के भाग को एंटीरियर कहते हैं और पीछे के भाग को हम लोग को क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। तो स्टर्नम से क्या है? पीछे है, पोस्टीरियर, और वर्टिब्रल कॉलम के सामने है, इसीलिए इसे हम लोग एंटीरियर कहेंगे। ठीक है, एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। अब हम लोग हार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो हार्ट का लोकेशन देखें तो कहाँ है हमारा ये? तो देखिए इसका जो अपेक्स पार्ट है यानी निचला हिस्सा अपेक्स, वो 5th रिब्स के पास है, और इसका बेस यानी ऊपर का पार्ट कौन से रिब्स पे है? 2nd रिब्स पे। ठीक है, और ये क्या है? स्टर्नम यानी बीच वाला मिड लाइन जो है उसके लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड इसका 2/3 हिस्सा होता है। और अगर इसमें हम लोग देखें तो ये कहाँ है? डायफ्राम से सुपीरियर। तो देखिए डायफ्राम से ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही इसमें है। अब हम लोग हार्ट के पार्ट्स को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उन दोनों को सेपरेट करने वाला बीच में क्या होता है? राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होगा। यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व होते हैं। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा को भी शो किया है। ऊपर में हमारा देखिए ऑर्टा शो किया है। ऑर्टा इम्पॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट और थिकेस्ट है ये आर्टरी। और इसमें हमारा देखिए पुलमनरी आर्टरी, पुलमनरी वेन। तो पुलमनरी आर्टरी से क्या होता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कैरी करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हमारा पुलमनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शनल केस है कि आर्टरी क्या करे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसमें हमेशा आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अगर हम देखें पुलमनरी वेन को तो वो हमारा क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये भी एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हमेशा वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग सेमी लूनार वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा दिखे राइट वेंट्रिकल और हमारा पुलमनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग माइट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। एंटीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा एक ही है, पोस्टीरियर वेना केवा या फिर हमारा इन्फीरियर वेना केवा सेम है। ठीक है, पुलमनरी आर्टरी जो होता है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जाता है। ठीक है, और जो पुलमनरी वेन होता है वो हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा। तो इसमें जितने पार्ट है उसके फंक्शन मतलब उसका थोड़ा बहुत जान गए आप लोग। अब हम लोग हार्ट के फंक्शन को देखेंगे। पहले हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन देखें, अब हम लोग हार्ट के फंक्शन को देखेंगे। तो ये फर्स्ट इसका है जनरेटिंग ब्लड प्रेशर जनरेट करेगा। वो कैसे? तो इसमें का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते क्या होता है? ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोलिक नॉर्मल 120 होता है और डिस्टोलिक नॉर्मल 80 होता है। अब हम लोग देखेंगे रूटीन ब्लड में क्या होता है कि हार्ट सेपरेट्स पुलमनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पुलमनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? हार्ट और लंग्स के बीच में। ठीक है, तो हार्ट क्या कर रहा है?
जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स को दे रहा है। और हार्ट जो है वो जब हमारे बॉडी के पार्ट्स को यानी टिश्यूज़ को क्या करेगा कि ऑक्सीनेटेड ब्लड अगर देगा, प्योर ब्लड देगा, तो उसे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो हार्ट क्या है, हमारे बॉडी और लंग्स के बीच में सेपरेशन कर रहा है। हार्ट ही है ना, लंग्स देखिए हार्ट क्या है, बीच में होता है। हार्ट लंग्स को दिया, लंग्स हार्ट को दिया, फिर हार्ट बॉडी को दिया और बॉडी से हमारा हार्ट में आया। तो ये क्या है, हार्ट एक सेपरेशन कर रहा है लंग्स और बॉडी के बीच में। इंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो, हार्ट वाल्व्स इंश्योर वन वे फ्लो। तो हार्ट में वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं तो वो क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड जो है वो पीछे दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है, वाल्व्स के चलते। रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई, चेंजेज इन कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच। मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के चलते इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई होता है। ब्लड डिलीवरी टू चेंजिंग मेटाबॉलिक, यानी ब्लड का डिलीवरी होगा हमारे सारे बॉडी के टिश्यूज़ में, तो वहाँ मेटाबॉलिक्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेट होता है उससे। फिर है ब्लड वेजल्स, यानी तीसरा हमारा आ गया ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स में क्या है, अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये क्या है, बहुत सारे ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सब के बीच में क्या है, नेटवर्क है, वो है हमारा ब्लड वेजल्स। हम लोग ब्लड वेजल्स में ही देखेंगे आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन के बारे में। तो आर्टरी क्या होता है, थीक वाल्ड ट्यूब है, यानी उसका थीक वाल होता है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है और वो स्मूथ मसल का होता है, ठीक है, सर्कुलर स्मूथ मसल से बना। अब हमारा देखें तो कैपिलरीज, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक वेजल्स, ठीक है, बहुत ही पतले पतले होते हैं, स्मॉलर इन साइज, थीन होता है, मतलब थीनर इन साइज, थीन होता है बहुत, ठीक है, वन सेल थिक, यानी सोचिए एक सेल का थिकनेस कितना होता है, कितना पतला ये है। सर्व्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये गैसियस एक्सचेंज करता है, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी गैसियस एक्सचेंज करवाता है वेन और आर्टरी के बीच में। और वेन्स क्या है, ये ड्रेनिंग चैनल है, यानी कि क्या करता है, ड्रेन कर देता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको। ब्लड वेजल्स में हमारा देखिए तो आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है, 3 लेयर होते हैं आर्टरी में, ट्यूनिका इंटीमा, जिसे ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं, और फिर अगर देखें तो दूसरा हो गया ट्यूनिका मीडिया और तीसरा है ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। 3 है, पहला ट्यूनिका इंटीमा, दूसरा ट्यूनिका मीडिया और तीसरा है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो हमारा जो ट्यूनिका मीडिया है वो सबसे थिक होता है, इसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्लड वेजल्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन है इसका कंडक्टिंग वेजल्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स, तीसरा रेजिस्टेंस वेजल्स और चौथा है एक्सचेंज वेजल्स और पांचवा है कैपेसिटेंस यानी रिजर्वायर वेजल्स। यानी जो कंडक्ट करें वो कंडक्टिंग वेजल्स, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे बॉडी में वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स। रेजिस्टेंस वेजल्स यानी आर्ट्रियोल्स, तो ये रेजिस्टेंस करते हैं। एक्सचेंज वेजल्स जैसे कैपिलरी है, आर्टरी और वेन के बीच में एक्सचेंजिंग करवा रहा है। कैपेसिटेंस और रिजर्वायर वेजल्स जो कैपेसिटी रखे, यानी वो स्टोर कर सके, ठीक है, रिजर्व कर सके। अब आर्टरी क्या होते हैं, तो ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, यानी कहाँ, हमारे बॉडी के टिश्यूज के तरफ। हमारे बॉडी के टिश्यूज को ही ना ये सप्लाई करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये हम हार्ट से दूर जाएगा, ठीक है। दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेजल्स एंड दे कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन नॉन एज ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या होते हैं, थिकेस्ट होते हैं, बहुत ही मोटा होता है, ठीक है। थिकेस्ट ब्लड वेजल कौन है हमारे ब्लड वेजल्स में, सबसे थिक कौन है, तो वो है आर्टरी, ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड, ऐसे ब्लड को कैरी करेगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। आर्टरी में क्या होता है कि ये हमारा किस कलर का होगा, तो रेडिश कलर का होगा। और इसमें 3 हमारे लेयर होते हैं इसके, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर हमारा क्या कि जो आर्टरी होता है उसमें नैरो ल्यूमेन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी कट हो जाता है हम लोग के आर्टरी में तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ठीक है।
और हमारे आर्टरीज में वाल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके बैकफ्लो को रोक सके, क्योंकि ये तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो बैकफ्लो तो होने का मतलब ये नुकसान नहीं है कुछ। तो अब हम लोग देखेंगे कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होते हैं, इसका बहुत ही मतलब थीन होता है, ये बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, 5 to 8 माइक्रोन का होता है। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स आर कैपिलरीज एंड दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वेजल है, ठीक है। और जो थिकेस्ट है, लार्जेस्ट, वो है आर्टरी। ये क्या करता है कि आर्टरी और वेन में कनेक्शन बनाता है, यानी उन दोनों को जोड़ता है। यही एक ऐसा साइट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट और गैसियस एक्सचेंज अकर होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे गैस एक्सचेंज होंगे, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होंगे। अब देखें तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के कैपिलरीज होते हैं, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जहाँ होल हो, ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि होल क्यों होता है। अगर हम लोग देखें, जो ओटी स्टूडेंट्स होंगे वो लोग देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में होल्स होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होता है ताकि उसका वेट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वैसे ही फेनेस्ट्रेशन में होता है, यानी छेद होगा उसमें, छेद या कोई खाली स्पेस होगा ताकि मतलब वो अच्छे से ब्लड सप्लाई कर जाए, या कोई दूसरा रीजन हो सके, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ होते हैं, तो हमारे स्किन में होंगे, लंग्स में होंगे, स्मूथ मसल्स में होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में होंगे। फेनेस्ट्रेटेड कहाँ होंगे, तो पेनक्रियाज में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड यानी छेद थोड़ा गैप करके वहाँ पे होते हैं ब्लड वेजल्स। फिर है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोरोइड प्लेक्सस में। हमारे कोरोइड प्लेक्सस में ही क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड है CSF, ठीक है, वो वहीं पे हमारा सिक्रीट होता है, वहीं से हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और स्टोर होता है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो अब आता है वेन्स क्या हैं, हमारे ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। वेन क्या होते हैं कि वो हार्ट के तरफ, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, यानी हार्ट में ब्लड ले जाते हैं। जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, ना होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं। दे हैव वन वे वाल्व विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। इसमें वाल्व्स होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो सके। दे कैरी ब्लड दैट इज़ हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी वही बात हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। वेन्स, तो वेन कैसे होते हैं, ये थीन वाल्व यानी पतले वाल वाले होते हैं, थीन वाल्ड, लार्ज इरेगुलर ल्यूमेन। जो इसके ल्यूमन होंगे वो मतलब ब्रॉड होंगे लेकिन इरेगुलर होते हैं। इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, डेड स्पेस होते हैं इसके मतलब आसपास चारों तरफ। इसका क्या साइज कैसा होगा, यानी टाइप कैसा है, ठीक है। तो इसके टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो वेन 3 तरह के होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो हमारा कोरोइड प्लेक्सस में सिक्रीट होता है और स्टोर होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। इसके बाद हमारा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ होता है, तो वो हमारा सिलियरी प्रोसेसेस में भी होते हैं। सिलियरी कहाँ, हमारे आइज में होते हैं सिलियरी नर्व्स। तो अब आता है वेन्स क्या हैं, हमारे ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। वेन क्या होते हैं कि वो हार्ट के तरफ, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, यानी हार्ट में ब्लड ले जाते हैं। जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, ना होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं। दे हैव वन वे वाल्व विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। इसमें वाल्व्स होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो सके। दे कैरी ब्लड दैट इज़ हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी वही बात हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। वेन्स, तो वेन कैसे होते हैं, ये थीन वाल्व यानी पतले वाल वाले होते हैं, थीन वाल्ड, लार्ज इरेगुलर ल्यूमेन। जो इसके ल्यूमन होंगे वो मतलब ब्रॉड होंगे लेकिन इरेगुलर होते हैं। इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, डेड स्पेस होते हैं इसके मतलब आसपास चारों तरफ। इसका क्या साइज कैसा होगा, यानी टाइप कैसा है, ठीक है। तो इसके टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो वेन 3 तरह के होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अब हम लोग देखेंगे वेन्स, यानी
वे ऐसे वेन जिसमें वाल्व्स नहीं होते हैं, यानी एक्सेप्शनल केस है। तो हमारे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में वाल्व्स नहीं होते हैं, तो इसमें बैकफ्लो कौन रोकेगा? ठीक है, तो इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, याद कर लीजिए। फिर हमारे हेपेटिक और रीनल वेन में वाल्व नहीं होते हैं। और फिर हमारा यूट्रीन और ओवेरियन, नॉट टेस्टिक्यूलर, यानी टेस्टिकल का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे ओवेरियन का बात हो रहा है, यानी हमारे ओवरी। फेशियल, पुलमनरी, अम्बेलिकल, इमिशरी। तो इमिशरी वेन कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं। पोर्टल वेन्स, ठीक है, पोर्टल वेन कहाँ होता है? तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे है इसमें। फिर वेन, ऐसा वेन जिसमें क्या हो? मस्कुलर टिश्यू ना हो। वेन्स विदाउट मस्कुलर टिश्यू, तो हमारे ड्यूरल वेनस साइनस, ये भी हमारे ब्रेन में है, ठीक है। जो हमारे मेनिंजेज हैं उसमें 3 लेयर होते हैं उसके, ड्यूरामीटर, सबएरेक्नॉइड मीटर और हमारा पायामीटर। तो उसी में हम लोग ड्यूरल वेनस साइनस को देखेंगे, ठीक है। ड्रेनेज होता है CSF का, इतना बता दे रहे हैं। पायल वेंस, यानी पायल क्या है? पायामीटर, वही मेनिंजेज का 3rd लेयर। फिर होता है रेटिनल, हमारे आँख का रेटिना। फिर हमारे वेन्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। वेन्स ऑफ स्पंजी बोन्स, तो ये सब ऐसे वेन हैं जिसमें मस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। और ऊपर हमने देखा है SBC, IBC, ये सब, तो वो हमारे क्या हैं कि ऐसे वेन है जिसमें हमारा वाल्व नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनास्टोमोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा इस ध्यान से। तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? तो ब्लड वेजल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसी को हम लोग एनास्टोमोसिस कहते हैं, यानी 2 वेजल्स का जुड़ाव, यानी आर्टरी वेन, आर्टरी, ये दोनों के बीच में अच्छे से सप्लाई हो सके, जो ब्लड वेजल है वो आ जा सके, तो उसी को हम लोग एनास्टोमोसिस कहेंगे, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन वेजल्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? अगर आर्ट्रियल में देखें तो एक्चुअल होगा और एक होगा पोटेंशियल, यानी एंड टू एंड एंड कन्वर्जेंट। तो हम लोग देखेंगे तो ये पाल्मर, प्लांटर, सर्कल ऑफ विलेज और फिर लेबियल इंटेस्टाइनल आर्केड, ये सब में क्या होता है? एक्चुअल एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। पोटेंशियल देखें तो हमारे कोरोनरी अराउंड जॉइंट्स के आसपास क्या होगा? पोटेंशियल वाला होगा। फिर हम लोग एनास्टोमोसिस देखें तो आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस, यानी आर्टरी और वेन के बीच। हम लोग आर्ट्रियल देखें अभी ऊपर, एक्चुअल और पोटेंशियल क्या था? वो आर्ट्रियल था, यानी आर्टरी के बीच में। अब हम लोग आर्टरी और वेन के बीच में देखें तो इसमें क्या होगा? स्किन ऑफ नोज़, हमारे नाक का स्किन, लिप्स, एक्सटर्नल ईयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GI, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड नोज। फिर इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, थायराइड एंड टंग, ये सब में हम लोग एनास्टोमोसिस देखेंगे। तो इसमें बस याद रखिए कि एनास्टोमोसिस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड वेजल्स इज नॉन एज एनास्टोमोसिस, इसे याद रखिए, ये 1 नंबर में आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे एनास्टोमोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा इस ध्यान से। तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? तो ब्लड वेजल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसी को हम लोग एनास्टोमोसिस कहते हैं, यानी 2 वेजल्स का जुड़ाव, यानी आर्टरी वेन, आर्टरी, ये दोनों के बीच में अच्छे से सप्लाई हो सके, जो ब्लड वेजल है वो आ जा सके, तो उसी को हम लोग एनास्टोमोसिस कहेंगे, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन वेजल्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? अगर आर्ट्रियल में देखें तो एक्चुअल होगा और एक होगा पोटेंशियल, यानी एंड टू एंड एंड कन्वर्जेंट। तो हम लोग देखेंगे तो ये पाल्मर, प्लांटर, सर्कल ऑफ विलेज और फिर लेबियल इंटेस्टाइनल आर्केड, ये सब में क्या होता है? एक्चुअल एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। पोटेंशियल देखें तो हमारे कोरोनरी अराउंड जॉइंट्स के आसपास क्या होगा? पोटेंशियल वाला होगा। फिर हम लोग एनास्टोमोसिस देखें तो आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस, यानी आर्टरी और वेन के बीच। हम लोग आर्ट्रियल देखें अभी ऊपर, एक्चुअल और पोटेंशियल क्या था? वो आर्ट्रियल था, यानी आर्टरी के बीच में। अब हम लोग आर्टरी और वेन के बीच में देखें तो इसमें क्या होगा? स्किन ऑफ नोज़, हमारे नाक का स्किन, लिप्स, एक्सटर्नल ईयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GI, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड नोज। फिर इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, थायराइड एंड टंग, ये सब में हम लोग एनास्टोमोसिस देखेंगे। तो इसमें बस याद रखिए कि एनास्टोमोसिस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड वेजल्स इज नॉन एज एनास्टोमोसिस, इसे याद रखिए, ये 1 नंबर में आ सकता है। अब हम लोग एंड आर्टरीज को समझेंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ऐसे आर्टरीज जो कि दूसरे आर्टरीज के साथ कम्युनिकेट ना करें, यानी एनास्टोमोसिस, ऐसी आर्टरी जो एनास्टोमोसिस नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम लोग एंड आर्टरीज कहेंगे,
ठीक है, यानी उसमें हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई सप्लाई नहीं हो रहा है ब्लड का। तो इसमें हमारे एग्जांपल्स में सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, लीवर, किडनीज, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, फिर सेंट्रल ब्रांचेज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सब हमारे क्या है, एंड आर्टरीज के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे हमारा आर्टरी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में अब, यानी सर्कुलेशन कितने तरह के होते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन, पुलमनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। तो फर्स्ट है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी हार्ट के अंदर। फिर हमारा पुलमनरी सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, यानी हमारे हार्ट और लंग्स यानी फेफड़े के बीच में जो ब्लड का फ्लो होगा उसे हम लोग पुलमनरी सर्कुलेशन कहेंगे, यानी हार्ट और लंग्स के बीच में, याद रखिएगा। और कोरोनरी सर्कुलेशन बस हार्ट के अंदर। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारे बॉडी टिश्यूज और हमारे हार्ट के बीच में जो ब्लड फ्लो होगा उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो हार्ट और हमारे बॉडी के सेल्स ये होगा सिस्टमिक, और हार्ट और लंग्स ये पुलमनरी, और हमारे जो हार्ट के अंदर, बस हार्ट के अंदर और कहीं नहीं, तो वो हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन है चौथा, तो ये क्या होता है, प्रेग्नेंट वीमेन में होता है, यानी उसमें फीटस बना रहता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो भी ब्लड सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है फीटस में, यानी जो हमारा एम्ब्रायो के बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रायो में फॉर्म होगा, एम्ब्रायो हमारा जो होता है एम्ब्रियो वो फीटस बनता है, तो उसमें भी सर्कुलेशन होता है मदर के प्लेसेंटा से ब्लड फीटस में, जिसे हम लोग फीटल सर्कुलेशन कहेंगे। तो इसमें सिस्टमिक और पुलमनरी सर्कुलेशन को हम लोग देखते हैं, तो डायग्राम में शो किया है। पुलमनरी क्या है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड फ्लो कर रहा है। सिस्टमिक क्या है, तो जो हमारे हार्ट और बॉडी के सेल्स जो हैं उनके बीच में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे RCA सप्लाई, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई, यानी हमारे कोरोनरी आर्टरी, जो कि कोरोनरी में हम लोग क्या देखे थे, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है। राइट कोरोनरी आर्टरी किसको किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, और मतलब राइट से जो जो प्रेजेंट है हार्ट के, एसी नोड, एवी नोड, ये सब भी तो राइट साइड में ही प्रेजेंट हैं। लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, लेफ्ट बंडल ब्रांच, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अपेक्स ऑफ द हार्ट, अपेक्स नीचे होता है, बेस ऊपर होता है। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देखें तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड वाला, यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हीज, और फिर हमारा है एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड अपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो 2/3 पार्ट है वो हमारे लेफ़्ट साइड है, इसीलिए लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है अक्सर। अब हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन देखेंगे, तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन में द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन 2 सेट ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्रेनिंग इन सिस्टमिक वेन्स। तो सिस्टमिक वेन्स यानी हमारे बॉडी के वेन में, टिश्यूज़ में जाने से पहले क्या होता है कि ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, 2 सेट यानी कैपिलरीज के सेट पे। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन 2 सेट ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज के बीच में जो ब्लड फ्लो होगा उसे हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, कैपिलरीज के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है उसे हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो कहाँ कर रहा था, हार्ट और हमारे बॉडी के सेल्स में। पुलमनरी सर्कुलेशन में कहाँ हो रहा था, तो हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में। कोरोनरी सर्कुलेशन में कहाँ हो रहा था, तो हमारे हार्ट के अंदर। और फीटल सर्कुलेशन में हमारे फीटस और मदर के प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, तो अब हमारा पोर्टल सर्कुलेशन में क्या है, तो इसमें हमारा कैपिलरीज के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसे पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अप्लाइड, यानी इससे मतलब हार्ट में कौन कौन से डिजीज़ और डिजॉर्डर हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, यानी ब्लड प्रेशर में क्या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/60 mm of Hg।
ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जनरेट क्यों होता है, याद रखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। हेमरेज क्या होता है, तो पहला हमारा क्या है डिजीज, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है, लो बीपी हाई बीपी। हेमरेज यानी रप्चरिंग ऑफ ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा, टिश्यू में करने लगेगा एंटर ब्लड, तो वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि रप्चर कर गया ब्लड, सॉरी जो हमारा हेमरेज में क्या होते हैं कि ब्लड वेजल्स रप्चर कर जाते हैं, ठीक है, स्ट्रोक हो जाता है। और हमारा थर्ड है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें जो हमारा आर्टरी होता है वो टफ हो जाता है, जैसे जैसे ओल्ड एज में हम लोग जाते हैं वैसे वैसे हमारे आर्टरी स्टिफ होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, जिसके चलते हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है और हम लोग को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का सामना करना पड़ता है। इसका दूसरा कारण है, पहला तो हो गया ओल्ड एज के कारण, दूसरा है ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड खाएँ, जंकी फूड खाएँ, तो उससे हमारा क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, उसके कारण भी हमारा प्लैग फॉर्म हो जाता है, यानी हार्ट ड्रेनिंग हो जाता है, आर्टरी में हार्ड हो जाता है आर्टरी, तो इससे भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है। एन्यूरिज्म क्या है कि जो आर्टरी होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें फूलने लगता है, ठीक है। तो आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे एक बल्ब फॉर्म हुआ है ना एकदम यहाँ पे गांठ की तरह, तो यही हमारे एन्यूरिज्म में होता है, आर्टरी में गांठ बन जाता है, ठीक है, बैलून की तरह फूल जाता है वीकनेस के कारण, इसमें कमज़ोर हो जाता है आर्टरी का वाल, तो उसमें हमारा क्या होता है कि वो बैलून की तरह फूल जाता है, गांठ बन जाता है, तो मैंने फिगर में दिखाया वैसे ही एन्यूरिज्म होता है। और हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में देखें तो इसमें क्या होता है कि ब्लड पंप नहीं करता है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड वेजल्स हैं, हमारे हार्ट के जो मेजर ब्लड वेजल्स हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, अगर वेजल्स ही डैमेज हो गए तो वहाँ दिक्कतें आएंगी, तो इसीलिए CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं। हमारा हार्ट अटैक, नेक्स्ट है हार्ट अटैक, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी वाला केस है, ठीक है, इसमें मौतें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं, इसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यानी MI, इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है हमारा कि हार्ट के मसल में ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी ब्लड फ्लो जब ब्लॉक कर जाए हमारे मसल्स में, किसके मसल्स में, हार्ट के मसल्स में, हार्ट के मसल में ब्लड फ्लो नहीं करता है तो उस टाइम ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, कभी कभी होता है कि क्लॉट बन जाता है ब्लड में, ठीक है, हार्ट के मसल्स में फिर ब्लड नहीं जा पाता है, तो वो क्लॉट क्या करता है कि ब्लॉक कर देगा ना, जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो वेजल्स को ब्लॉक कर दिया, हार्ट के मसल में ब्लड नहीं जा रहा है तो वहाँ पे वो पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो इससे हम लोग को हार्ट अटैक का खतरा होता है, मेडिकल इमरजेंसी वाली केस है ये। और हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर में क्या होता है, तो इसमें CHF कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर में क्या होता है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं करता है, यानी जैसा उसे ब्लड पंप करना चाहिए वैसे वो नहीं करता है, इसी कारण हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है। इसका कारण होता है क्या कि मतलब जैसे हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसे क्या कर रहा है कि जितना ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना ब्लड आएगा उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो उसमें आएगा, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने से हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, हार्ट का साइज़ बढ़ेगा तो मसल्स ठीक होंगे तभी ना साइज़ बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। देखिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जितना नीड होगा, ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो आए, ब्लड आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ना, तो इससे क्या होता है कि हार्ट के मसल्स का साइज़ बढ़ जाता है, मसल्स ठीक हो जाते हैं, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, तो ब्लड पंप नहीं कर पाता है हमारा हार्ट अच्छे से, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर, CHF। इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, CHF का फुल फॉर्म, तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर, हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर का केस होगा। हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लॉट बन जाते हैं और क्लॉट बनने के कारण ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आएंगे, ब्लड फ्लो नहीं करेगा अच्छे से, यानी हमारा जो जितना मसल्स को हार्ट के मसल्स को ब्लड चाहिए उतना उसे नहीं मिल पाएगा, तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। हमारा नेक्स्ट है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा क्या होता है कि
ब्लड में डिफिशियंसी हो जाता है, हमारे अंदर आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा, या फिर क्या होता है कि इसके बहुत सारे रीज़न हैं एनीमिया होने के, जिसमें मेगालोब्लास्टिक हो सकता है, यानी विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं, इसके कमी के चलते भी हमारा एनीमिया हो सकता है। आयरन के कमी के कारण हो सकता है, ठीक है। और एप्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जिसमें बोन मैरो जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो फिर आरबीसी का प्रोडक्शन, हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स का, तो इससे भी एनीमिया हो सकता है। तो आयरन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण यानी साइनोकोबालामाइन की कमी के कारण, फॉलिक एसिड की कमी के कारण, बोन मैरो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं किया तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। फिर हमारा क्या होता है कि अगर हीमोलाइटिक वाले में आरबीसी प्रोडक्शन ही नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ही नहीं फॉर्म होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फिर एनीमिया का केस हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है कि एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, ठीक है। ये जेनेटिक डिजॉर्डर है जिसमें क्या होते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। अगर आपके बॉडी में कहीं ट्रॉमा हो गया, कहीं चोट लग गई, कट हो गया, तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, प्लेटलेट नहीं फॉर्म हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया का केस है, जेनेटिक डिजॉर्डर, ठीक है। अब हम लोग ल्यूकेमिया देखेंगे तो इसमें ब्लड रिलेटेड है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जितने भी डिजीज़ और डिजॉर्डर थे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया। तो इसमें हमारे कौन कौन सा डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, हेमरेज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एनीमिया, हीमोफीलिया एंड ल्यूकेमिया, इतने सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस पर डिस्कशन हो गया। तो इस तरह से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।